हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। और आज 25 फरवरी 2021 का महा ट्विटर अभियान जो मोदी जॉब दो के नाम से ट्वीट हो रहा है, आप उसको ट्वीट कर रहे होंगे। अभी तक का रिकॉर्ड के अनुसार से देखें तो अभी तक 2.6 मिलियन ट्वीट हो चुका है, मतलब 26 लाख ट्वीट हो चुका है अभी तक। तो आज आप लोगों को 5-6 मिलियन से भी ज़्यादा ट्वीट कर देना है, इस अभियान को इतना आगे बढ़ाना है। लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों को पढ़ाई भी करना है, क्योंकि पढ़ाई नहीं करोगे तो मान लीजिए मोदी जी आपको वैकेंसी निकाल दिया और आप पढ़ोगे नहीं तो फिर वहाँ करोगे क्या। तो इसलिए आपको पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई भी करना है, मतलब मोदी से लड़ाई भी करना है और आपको पढ़ाई भी करना है। इसी के अनुसार से भी आपको आरआरबी ग्रुप डी का जितने भी ऑनलाइनर क्वेश्चन आते हैं, जो सीधा आप एग्जाम में जाओगे और आप जैसे उसका आंसर जानोगे तुरंत क्लिक करोगे और आप इसको सॉल्व कर पाओगे। हम इसको आपको डिटेल में बता सकते हैं, लेकिन कुछ इसका जो डिटेल सेशन होता है उसको 48 मिनट 50 मिनट का होता है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। लेकिन किसी किसी को मन करता है कि वन लाइनर ही देखें, तो इसको हम आपको वन लाइनर बता देते हैं। लेकिन आप हमारा जो डिटेल सेशन होता है आप वहाँ भी देख सकते हैं। एक क्वेश्चन के अंदर 5 मिनट 6 मिनट टाइम देते हैं और उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्चुअल आते हैं क्वेश्चन साइंस से, वो हम आपको करवाने का प्रयास करते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आज का नंबर 1 क्वेश्चन क्या है। इससे पहले बता दें कि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल वगैरह से जुड़े नहीं है तो उससे जुड़ जाइए और वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। आपका सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर जो इसका PDF है वहाँ से मिल जाएगा। आप हमारे साथ कहीं भी जुड़ सकते हैं। और आपको एक बार और बता दें कि आप जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, कुछ कमेंट लिखते हो, लाइक करते हो, तो हमारे अंदर एक ऐसा एनर्जी क्रिएट होता है जो कुछ खाने पीने से भी नहीं क्रिएट हो पाता है। तो आप हमेशा कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करते रहिए, ताकि हमारा मोटिवेशन हमेशा बढ़ा रहे और आपके लिए हम हमेशा काम करते रहें। आइए देखते हैं आज का नंबर 1 क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच का जो आकर्षण होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल जो उसके बीच लगता है। मान लीजिए चंद्रमा के बीच और पृथ्वी के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तो वो अभिकेंद्री बल का एग्जाम्पल है कि किस बल का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे इसका तो हम सीधा आंसर आपको दे दिए, अभिकेंद्री बल का एग्जाम्पल है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जाम्पल है। 2 प्रकार के फोर्स होते हैं, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आपको पूछ देगा जब दही को मठा जाता है, तो जब दूध को जब मठ के दही बनाया जाता है या फिर क्रीम बनाया जाता है तो वहाँ पे कौन सा फोर्स काम करता है, तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, मतलब उसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय होता है। और एक और कौन सा फोर्स होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्री बल बोलते हैं उसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि सैटेलाइट और किसी भी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच में, जैसे हमारा पृथ्वी और इसके ऊपर सैटेलाइट है, तो इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन लग रहा है उस अट्रैक्शन को जो हम लोग बोलते हैं वो किस फोर्स में डिनोट करेंगे, तो इसे हम लोग अभिकेंद्री बल से डिनोट करते हैं, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स से डिनोट करते हैं। आपको पूछ दिया जाए कि अगर दूध से हम कुछ क्रीम वगैरह बनाते हैं तो उसमें कौन सा फोर्स काम करता है, तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, मतलब कि अपकेंद्री बल काम करता है। तो इसको थोड़ा सा आपको बता दिए। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखते हैं सेकंड क्या है कि दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। दूध वाले ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है, तो दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए। अगर मान लीजिए कि दूध अम्ल हो गया, दूध अगर एसिड हो गया तो वह खराब हो जाता है और उसका कोई काम नहीं होता है। लेकिन अगर दूध में बेकिंग सोडा को मिला दिया जाए तो दूध का अम्लीयता कम हो जाता है और दूध जल्दी खराब नहीं होता है। तो आप इसको समझेंगे कि दूध में बेकिंग सोडा इसलिए मिलाया जाता है कि दूध का अम्लीकरण को रोका जा सके। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, चालक तार को PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका फुल फॉर्म होता है PVC का। तो चालक तार को, जो तार आप घर वगैरह में वायरिंग में यूज करते हो, वहां पे उसके ऊपर PVC का कोटिंग लगाया जाता है ताकि वह शॉर्ट सर्किट से, मतलब जो शॉर्ट सर्किट होने का संभावना ज़्यादा होता है वो संभावना को रोका जा सके। आप हर जगह अपने घर में वायरिंग में देखते होंगे, सारे को PVC के अंदर में कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि वहाँ पे शॉर्ट सर्किट ना हो और आग लगने की बिजली की एक्स्ट्रा खपत ना हो। तो चालक तार को PVC द्वारा कोटिंग क्यों किया जाता है, तो शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। ये सारे एग्जाम 2018 में ग्रुप डी में आए हैं, वहीं से सारा क्वेश्चन को उठाएं और आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको उम्मीद करते हैं कि ये सेशन अच्छा से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ, हाइड्रोकार्बन पहले आप समझने का प्रयास करो, मैं डिटेल इसमें जानना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये वन लाइनर ही है। तो
थोड़ा सा नहीं बताने के बाद भी मन नहीं मानता, लगता है कि नहीं बता दिया जाए अगर इस कॉन्सेप्ट को हम डिटेल से समझा सकते तो। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जहाँ पे आपको हाइड्रोजन और कार्बन का यौगिक मिल जाए उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे कि CH4, CH3, C2H5, C3H7, ये सब जो है ना, ये आपका मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, ये सब जो आपका है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों का मिश्रण होता है। जब ये यौगिक बनाते हैं तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ये दो तत्व मिले होते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ बोल रहा है कि 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन को, 4 कार्बन परमाणु का मतलब क्या हो गया कि कार्बन रहेगा 4 और इसमें हाइड्रोजन रहेगा कितना भैया? 10। तो इसे हम लोग बोलते हैं दोस्त ब्यूटेन। क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। तो बोल रहा है कि इसमें सिर्फ उपसर्ग को लेना है, मतलब इसके आगे जो लगा हुआ है, ये जो ब्यूट लगा हुआ है, सिर्फ इसको लेना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ब्यूट। तो 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाले उपसर्ग को क्या बोलते हैं? तो ब्यूट बोलते हैं। अगर आपके पास कार्बन 1 रहेगा तो इसे हम लोग बोलेंगे मीथ। अगर कार्बन हमारे पास 2 रह जाएगा तो इसे हम लोग बोलेंगे ईथ। अगर कार्बन हमारे पास 3 रहेगा तो इसे हम लोग बोलेंगे प्रोप। और अगर यहाँ पे आपका कार्बन 4 रहेगा तो इसे हम लोग बोलेंगे ब्यूट। और अगर कार्बन आपके पास 5 रहा तो इसे हम लोग बोलेंगे पेंट। तो ये सब आपको याद रखना है, सारा इंटर में पढ़ा हुआ आप लोगों का होगा अगर आप साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो। यहाँ बोल रहा है कि 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाले उपसर्ग क्या है भैया? तो ब्यूटेन है, यानी कि ब्यूट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है। बोलता है कि O2 का आणविक द्रव्यमान क्या है, मतलब कि इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है। आणविक द्रव्यमान को इंग्लिश में लोग बोलते हैं दोस्त मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। मॉलिक्यूलर MOLECULAR इसको बोलते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर वेट। एक सेकंड, फैन का है कभी गड़बड़ाता हो। इसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि O2 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है। सबसे पहले आप समझो कि O का जो आपका होता है एटॉमिक नंबर, ये होता है मेरे दोस्त 8। O का कितना होता है? एटॉमिक नंबर 8। और किसी भी तत्व का अक्सर देखा जाता है कि उसका वो एटॉमिक द्रव्यमान जो होता है, जो उसका एटॉमिक वेट होता है, वो उसका डबल होता है। ये आप जानते होंगे, जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है जानते हैं, हीलियम का जो जैसे कि 2 इसका परमाणु क्रमांक है तो इसका वेट हो जाता है 4। जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है तो उसका डबल करते हैं 22, तो उससे थोड़ा सा आगे 23 हो जाता है इसका एटॉमिक वेट। तो उसी तरह से आपका ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो इसका एटॉमिक वेट अगर हम निकालना चाहें तो कॉमन सा एक दिमाग होता है कि इसका डबल कर देते हैं, तो 16 हो गया इसका एटॉमिक वेट। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना? 1 नहीं है, ऑक्सीजन है 2। तो 2 ऑक्सीजन के लिए हम लोग यहाँ 2 लगाएंगे और यहाँ हम लोग 2 से गुना करेंगे, तो आपका O2 का एटॉमिक वेट कितना होगा मेरे दोस्त? 32 होगा। तो O2 का आणविक द्रव्यमान कितना हो गया? 32 हो गया। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। बादलों का रंग सफेद किस कारण से दिखता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखता है। प्रकीर्णन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन बोलते हैं। प्रकाश जो हमारा सूर्य से हमारे यहाँ आता है वो कई माध्यमों से गुजर के आता है और कई जगह उसका रिफ्रैक्शन होता है, उसका डिफ्रैक्शन होता है, तो वहीं से प्रकाश इधर उधर होता है। उसी की वजह से बादलों का रंग हमारा सफ़ेद दिखता है, मतलब सफ़ेद रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसीलिए बादलों का रंग मुझे सफ़ेद दिखता है, मतलब वाइट दिखता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, मतलब लाइट के डिफ्रैक्शन के कारण बादलों का रंग मुझे क्या दिखता है दोस्त? सफ़ेद दिखता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 7 है ब्लैंक स्पेस ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों यहाँ पे सिद्धांतों के 2 बार हो गया तो एक काट देंगे, यहाँ पे आप इसको आप नहीं लेंगे। बोल रहा है कि किस वैज्ञानिक ने सजीव वस्तुओं में आनुवंशिकता के लक्षणों, यहाँ पे आनुवंशिकता पहले वो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है तो इसको हम सुधार देंगे पीडीएफ में। आपको अभी पीडीएफ ट्रांसपोर्ट किए नहीं, ट्रांसपोर्ट करेंगे तो इससे हम सुधार देंगे। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, एरर नहीं है मतलब आगे पीछे हो गया। बोल रहा है कि ग्रेगर मेंडल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सजीव वस्तुओं में आनुवंशिकता के लक्षणों का क्या किया? उसके अंदर सिद्धांतों का प्रतिपादन किया कि किसी भी सजीव में उसको आनुवंशिकता लक्षण के अनुसार एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में उसका लक्षण प्रवेश करता है। जैसे अभी हम मनुष्य हैं, अगर हमारा कोई बच्चा अगला जनरेशन में आएगा तो उसमें हमारा जो गुण है, हमारे अंदर का कुछ जो गुण है वो हमारे बच्चे में चला जाएगा। ये किसने बताया था? एक ग्रेगर मेंडल ने बताया था। इन्होंने ही बताया था कि सजीव वस्तुओं में जो आनुवंशिकता का लक्षण होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर मतलब कि ट्रांसफर होते रहता है। जैसे अभी आप मान लीजिए कि कोई देख
सकते हो कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस अभी खत्म हो गया था लेकिन फिर मुंबई में स्टार्ट हो गया, तो उसी का जो एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी कोरोना होता है, मतलब उसका जो फर्स्ट जनरेशन में कोरोना हुआ था उसी का दूसरा जनरेशन हो गया वहाँ पे, उसी का लक्षण नजर आएगा कि कोरोना यही है। इसी तरह से इंसान में होता है, अगर किसी का बाप का या माँ का लक्षण कुछ है तो उसके बेटे में उस लक्षण का मतलब 50% से भी ज़्यादा जाने का चांस होता है। तो आप याद रखेंगे कि ग्रेगर मेंडल वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि सजीवों में आनुवंशिकता का लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी की ओर जाता है और ट्रांसफर होते रहता है। अब देखते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8 खत्म हो गया, 9 क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या बोलता है कि यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दे दिया है के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी हो जाती है। स्क्लेरेनकाइमा ये आपका पादप में पढ़ना पड़ता है, जहाँ पे पेड़ पौधों के बारे में आपको अध्ययन करवाया जाता है, वहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा, वहाँ पे आपका कोलेनकाइमा वगैरह वगैरह पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि किस वजह के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिका पेड़ पौधों में पाया जाता है, उसकी दीवार जो होती है वो मोटी हो जाती है। अगर आप शीशम का पेड़ देखे होंगे या फिर कोई और पेड़ देखे होंगे तो उसका जो होता है, ये जो मोटा सा उसका जो फेड़ होता है जो ऊपर जाया रहता है, फेड़ तो आपको बोल दिया लोकल लैंग्वेज में, उसको हम लोग बोलते हैं, थोड़ा सा स्केप कर रहा है, जो मोटा टाइप का रहता है पूरा पेड़, तना उसको बोलते हैं। तो वो तना के चारों तरफ आप देखोगे तो मोटी मोटी परत हो जाती है, मतलब लकड़ी टाइप का हो जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मोटी दीवार उसके ऊपर हो जाता है। तो वह मोटी दीवार जो उस पेड़ पौधों के चारों तरफ लग जाता है वो किस वजह से लगता है, तो लिग्निन की वजह से लगता है। लिग्निन की वजह से क्या होता है कि स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। पेड़ पौधों की जो बाहरी परत होती है वो क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। अब बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। 2 फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग, 2 फोकस दूरियों वाले, फोकस मतलब क्या हो गया, जैसे भी हम आपको चश्मा पहने हुए हैं तो इसका कुछ, मेरा तो इसमें कोई फोकस नहीं, सिर्फ ये इंफ्रारेड रे जिससे आपका आता है आपको ब्लू रे, उस ब्लू रे को ये सिर्फ कंट्रोल करता है। मेरा वैसे कोई आंख वगैरह खराब नहीं है, ठीक है। तो आप देखेंगे बूढ़ा वगैरह को, तो वो जो चश्मा पहनते हैं अगर उसको कुछ दूर का वस्तु देखना रहेगा तो चश्मा में यहाँ उसका लगा रहता है दूसरा लेंस और यहाँ पे उसका लगा रहता है दूसरा लेंस। यहाँ जो निचवा में लगा रहता है इसको हम लोग बोलते हैं उत्तल लेंस और यहाँ पे जो लगा रहता है उसको बोलते हैं अवतल लेंस। तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किसी भी इंसान के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन नज़दीक की वस्तुओं को देखने के लिए उसके चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि कन्वेक्स लेंस की प्रयोग किया जाता है। और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए अवतल लेंस मतलब कि कनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जिस व्यक्ति को दोनों बीमारी हो जाए, जिसको दूर की भी वस्तु ना दिखे और जिसको नज़दीक की भी वस्तु ना दिखे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ पे मायोपिया जो है भैया, मायोपिया को हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष हम लोग इसको बोलते हैं हिंदी में। और जो यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया है इसे हम लोग बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, दूर दृष्टि दोष। ये समझना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है स्टूडेंट के लिए, तो आप इसे सिंपल कॉन्सेप्ट में समझो। निकट दृष्टि दोष वैसे दोष को कहते हैं, मतलब आपको निकट दृष्टि का मतलब क्या है कि निकट की वस्तु आपको दिख रहा है, तो दोष किस में भैया, तो दोष आपको दूर की वस्तुओं को देखने में है। तो निकट दृष्टि दोष उस दोष को बोलते हैं जो निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हो। जैसे हम आपको यहाँ पे साफ साफ देख के पढ़ा दे रहे हैं, तो हमको अगर निकट की वस्तु साफ साफ दिख जाए लेकिन दूर की वस्तुओं को हम साफ साफ नहीं देख पाएं, इस बीमारी को हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष मतलब कि मायोपिया। और बोलेगा इस बीमारी का इलाज कैसे हो सकता है, मतलब इस बीमारी में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाए उसके चश्मे में कि यह बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं, तो उसके चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं इसका निवारण के लिए, इसका जो निवारण होता है भैया, इसका निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका लेंस, कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, मतलब कि कनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन यही हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या हो गया कि उस इंसान को दूर की वस्तु आराम से दिख रहा है, अगल बगल में कौन झांक रही है उसको वो क्लियर वो देखता है, लेकिन नज़दीक का वस्तु आप उसको जब किताब देखने का बारी आता है तो वो क्लियर नहीं देख पाता है। तो जो इंसान दूर की वस्तुओं को क्लियरली देख ले लेकिन नज़दीक की वस्तुओं को क्लियर ना देख पाए, धुंधला उसको दिखाई दे,
तो वैसे इंसान को हाइपरमेट्रोपिया की बीमारी होती है, मतलब कि उसे दूरदृष्टि दोष की बीमारी होती है। दूरदृष्टि दोष का मतलब क्या हुआ कि दूर की वस्तु को वो देख रहा है लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख रहा है। दूर की वस्तु देखने में उसे किस तरह का बीमारी नहीं है, लेकिन निकट की वस्तुओं को देखने में उसे बीमारी है, तो उसे हम लोग बोलेंगे दूरदृष्टि दोष। और उसका निवारण हम लोग करते हैं कन्वेक्स लेंस के द्वारा, मतलब उत्तल लेंस के द्वारा करते हैं। उत्तल लेंस नजदीक की वस्तुओं के लिए और अवतल लेंस दूर की वस्तुओं के लिए। अवतल देखो सुनने में बड़ा लगता है ना, अवतल मतलब 4 गो, और यहाँ पे उत्तल, उत्तल मतलब 3 गो। तो अवतल का मतलब क्या हुआ कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग करेंगे अवतल लेंस, और नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग करेंगे उत्तल लेंस। उत्तल 3 होता है और अवतल मतलब 4 होता है। तो 4 का मतलब दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या होता है। भैया ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं, इस बात से हर कोई परिचित होंगे कि kWh बोलते हैं, मतलब किलो वाट आर बोलते हैं। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? इसका कॉमर्शियल यूनिट क्या है? किलो वाट आर है। आपको बोलता है कि 1 किलो वाट आर बराबर कितना होता है, तो कितना वाट होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं कितना जूल होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल। कितना दोस्त? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। इसको निकालते कैसे हैं, आप इस बात को भी फोकस करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो आपका के है ना, के का मतलब हो गया किलो, और 1 किलो में कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका है आर मतलब कि घंटा, तो 1 घंटा में कितना सेकंड होता है? तो होता है 3600 सेकंड। कितना होता है? 3600 सेकंड होता है। तो यहाँ पे देखो 30 ये है आपका, और यहाँ पे 30 ये है, ठीक है। कहीं पे गड़बड़ हो रहा है क्या? वो यहाँ पे देखो 36,000 कर दें, 3600 ही होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 30 और यहाँ पे 20, तो दोनों अगर मान लीजिए कि 1000 को आपको बोलेंगे कि 100 से गुना करो, तो आप नहीं बोल दोगे कि 100,000 हो जाएगा मतलब 1 लाख हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 36 गुने 1 लाख, मतलब 1 पर 5 0। बोलोगे हाँ भैया लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे 36 गुने 10 के पावर 5 करेंगे, और यहाँ पे इस 3 के जगह 3 और 6 के बीच में अगर 1 दशमलव देंगे तो यहाँ पे पावर 1 बढ़ जाता है। ये आपको मैथ में पढ़ाना पड़ता है, एक यूनिट इसमें दशमलव पद्धति में, कि यहाँ पे अगर दशमलव आगे बढ़ाएंगे तो क्या होता है, दशमलव पीछे बढ़ाएंगे तो क्या होगा। तो यहाँ आप सीधा रखेंगे ध्यान कि यहाँ पे 1 दशमलव देंगे तो यहाँ पे पावर सीधा हो जाएगा 6, तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है 1 किलो वाट आर बराबर। ये आप बात को अपने दिमाग में क्लियर कर लेंगे, ये काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप याद रखेंगे कि 1 किलो वाट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। और ऊर्जा की व्यावसायिक यूनिट मतलब कि इसका कॉमर्शियल यूनिट जो होता है वो किलो वाट आर होता है, ठीक है। अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? ब्लैंक स्पेस यहाँ पे आपको दे दिया, पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। बीज पत्र क्या होता है? आप अगर देखे होंगे आम का या फिर जामुन का या फिर और कोई पौधा जिसमें बीज होते हैं, उस बीज के अंदर वाले जो भाग होते हैं ना, बीज के अंदर वाले भाग नहीं, बीज जो होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको दिखाने का प्रयास करूं, कुछ मान लीजिए कि यहाँ पे तो मेरे पास कुछ दिख भी नहीं रहा वैसा जो आपको देखा है। मान लीजिए कि मेरा ये अंगुली बीज है, तो बीज ये मेरा ये नहीं है, इसके अंदर में हमारा बीज है, लेकिन उसके ऊपर में जो कोटिंग किया हुआ रहता है, जो मान लीजिए हमारा ये चमड़ी है ऊपर में, इसके अंदर में ब्लड है, तो हम मान लेते हैं ब्लड को बीज है, लेकिन जो ब्लड को रक्षा प्रदान कर रहा है ये ऊपर में, इसी को हम लोग बोलते हैं बीज पत्र। मतलब बीज के ऊपर में लेपन लग गया तो उसे हम लोग बोलेंगे बीज पत्र। तो बीज पत्र क्या करता है? पौधे के अंदर में खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। पौधे का जो अंदर में, बीज के अंदर में जो खाद्य पदार्थ होता है उसकी रक्षा करता है बीज पत्र। तो हम कह सकते हैं कि बीज पत्र जो होता है वो पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है, उसे वो पोषक पदार्थ देने का काम करता है। तो आप याद रखेंगे कि बीज पत्र पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। पारा किसका अयस्क है? पारा का अयस्क क्या है? यहाँ पे आप 2 पॉइंट को याद रखेंगे। एक होता है भैया आपका
और एक होता है आपका मिनरल। तो और को हम लोग बोलते हैं भैया अयस्क, और को हम लोग बोलते हैं अयस्क, और मिनरल का हिंदी मेरा दिमाग खनिज, मिनरल को हम लोग बोलते हैं भैया खनिज। तो आप याद रखेंगे इसे बोलते हैं खनिज। यहाँ से दो क्वेश्चन आता है कि क्या सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं या सभी खनिज अयस्क हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप दो चीज़ को फोकस करेंगे, कई बार एग्जाम आया है। तो सभी आपको बोलेगा कि सभी अयस्क जो हैं ये सभी अयस्क क्या खनिज हो सकते हैं, सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं। तो आप बोलोगे भैया सभी अयस्क खनिज नहीं हो सकते, क्योंकि अयस्क से ही खनिज को निकाला जाता है। जैसे लोहा बहुत कचरा रहता है, जब वो जहाँ से लोहा को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जहाँ से लोहा को निकाला जाता है, वहाँ लोहा में कई तरह की त्रुटियाँ होती है। तो लोहा जब शुद्ध नहीं रहे, उसके अंदर में कई तरह की त्रुटियाँ रहे, तो उससे हम लोग बोलते हैं अयस्क। लेकिन जब लोहा की त्रुटियों को हटा दिया जाए और उसे एक शुद्ध लोहा में ट्रांसफर कर दिया जाए, तब वो लोहा कहला जाता है खनिज। तो जो अयस्क है वो क्या, जब लोहा का पूरा गंदगी उसके ऊपर लगा हुआ था, तो क्या उसमें लोहा शुद्ध लोहा था? नहीं था। लेकिन जब लोहा शुद्ध लोहा है तो उसे हम बोल सकते हैं कि उसके ऊपर थोड़ा मोड़ा गंदगी भी रहेगा, तो उसे हम अयस्क बोल सकते हैं। तो सभी अयस्क जो होते हैं वो खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सभी अयस्क खनिज नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी खनिज जो है ये क्या हो सकता है भैया, ये सभी खनिज हमारा अयस्क हो सकता है। तो इस दो पॉइंट को आप विशेष फोकस करेंगे तो अयस्क और खनिज के बारे में आप समझ गए। अब बोल रहा है कि जो पारा, इसका एटॉमिक नंबर होता है 80, तो बोल रहा है कि पारा का अयस्क है, तो पारा का अयस्क है सिनेबार, मतलब सिनेबार से ये सिनेबार वगैरह सुनता है तो आदमी का इमेज में कुछ क्रिएट होता है नहीं कि क्या सिनेबार होता है। तो आप अपना दिमाग में क्लियर कट रख लो कि सिनेबार एक प्रकार का पदार्थ होता है जिसके अंदर में गंदगी बहुत सारी लगी होती है। उस गंदगी को जब साफ कर दिया जाता है और उससे पारा को बना दिया जाता है, तब हम लोग उसे बोलते हैं कि ये अयस्क से क्या हो गया, खनिज बन गया। तो पारा एक शुद्ध धातु है, लेकिन इसके अयस्क क्या हैं, तो इसके अयस्क हैं सिनेबार। क्या है दोस्त? सिनेबार। तो इस तरह से आपका 13 क्वेश्चन कंप्लीट होता है और टोटल आपको 13 क्वेश्चन आए थे साइंस से, टोटल 40 क्वेश्चन में। और वैसे न्यूमेरिकल आया था, तो न्यूमेरिकल अभी हम आपको करवाए नहीं, न्यूमेरिकल का अलग सेशन लेंगे, वहाँ से डिटेल में आपको न्यूमेरिकल बताने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और ट्विटर का आज 25 फरवरी 2021 का अभियान को आप सफल बनाएंगे और मोदी के विरोध मतलब एक काम करेंगे कि मोदी रोजगार दो या मोदी जॉब दो, जो भी ट्विटर हैंडल ट्विटर का आपका ये कैंपेन चल रहा है उसे आप आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।